यूसुफ बहुत करतबी आदमी है। उसने एक लम्हे के लिए भी सखी मुराद के ताक़ुब में जाने की जहमत नहीं की। उसके दफ्तर पर एक लड़के की जरूरत का बोर्ड लगा हुआ था। यूसुफ अंदर पहुंचा और मुंतखब हो गया। इस वक्त वो सखी मुराद के दफ्तर में काम कर रहा है। उसे खाने के वक्फे में बाहर से फोन करके अपनी रिपोर्ट दी कि हैरतनाक आदमी है, तो क्या वो अब भी अपनी वहां मुलाजमत करता रहेगा? वो चंद रोज वहां गुजारना चाहता है। दफ्तर का माहौल बहुत पुरस्रार और साजिशी मालूम होता है। यूसुफ वहां रहेगा तो हमें अंदर की खबरें मिलती रहेंगी। वो जब चाहेगा टहलता वो दफ्तर से निकल आएगा। उसे ये कैसे मालूम हुआ कि सखी मुराद 1 बजे को क्वींस रोड ही गया है? मैंने पूछा। वो 1 बजे दफ्तर छोड़ता है तो वहीं जाता है, ये उसका मामूल बन चुका है। तुम निचले दर्जे के मुलाजमीन की नफ्सियात नहीं जानते। ये लोग मासूम सूरतें बनाकर अपने मालकान की हर जुम्बश का मुशाहिदा करते रहते हैं और जब मिल बैठते हैं तो एक दूसरे पर अपनी बर्तरी जताने के लिए अपने मालिक की हर कमजोरी को खोलते चले जाते हैं। यूसुफ ने वहां नौकरी न की होती तो यही मालूमात हासिल होने में पूरा हफ्ता जाया हो सकता था। यूसुफ मुराद ट्रेड कारपोरेशन के दफ्तर में नौकरी कर रहा है। सखी मुराद क्वींस रोड के मकान में ऐश कर रहा होगा, मगर हमें इस मकान का पता कैसे मालूम होगा? यूसुफ ने बता दिया है, वो मेरे ज़हन में नक्श हो चुका है। अव्वल खान का लहजा फातियाना था। अव्वल खान ने अपने दोनों आदमियों को फौरन ही क्वींस रोड के उस मकान की तरफ रवाना कर दिया जहां सखी मुराद की मौजूदगी की खबर मिली थी। इन दोनों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो बाहर से मकान की निगरानी करते हुए इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे कि सखी मुराद हम लोगों के पहुंचने से पहले इस मकान से फरार ना हो सके। अगर ये मुमकिन ना हो तो फिर हर कीमत पर उसका ताक़ुब करके अव्वल खान को ट्रांसमीटर पर हर लम्हे ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह रखा जाए। इन 2 तहतशुदा कामों के अलावा ये बात इन दोनों की सुहावदीद पर छोड़ दी गई थी कि हालात साजगार हों तो वो मकान में दाखिल होकर मुसल्ला मुहाफिजों को जेर कर लें और इस घर का फोन काट कर सखी मुराद को अपनी तहवील में लेने। मुझे मालूम था कि यह काम इन 2 अफराद के बस से बाहर था। इतलात के मुताबिक इस मकान में कम से कम 4 अफराद की मौजूदगी जरूरी थी। सखी मुराद, उसकी महबूबा, सखी मुराद का ड्राइवर और 2 मुसल्ला मुहाफिज। यह मुमकिन नहीं था कि सिर्फ 2 आदमी अपने हथियारों के बल पर इन चारों को जेर कर सके। इनके चले जाने के बाद अव्वल खान मुझे तैयार रहने की हदायत करके चला गया। उसने एक ऑपरेटर्स मेरे पास छोड़ दिया था ताकि मैं किसी भी वक्त उससे राब्ता करने में दिक्कत महसूस न करूं। यह खबर हर एक के लिए हैरत और खुशी का बायस बनी थी कि सखी मुराद को फौरी तौर पर उठाने का मंसूबा बना लिया गया था। सुल्तान शाह का ख्याल था कि इस बार अव्वल खान ने उसे अपने प्रोग्राम से अलग रखने की कोशिश की होगी, लिहाजा उसने प्रोग्राम सुनते ही ऐलान कर दिया कि वह हर कीमत पर इस मुहिम में शरीक होगा। मैंने भी उसे चिढ़ाने की कोशिश किए बगैर उसकी बात मान ली। किसी चालाक और सेहतमंद शख्स को कोई काबिल जिक्र गुजन पहुंचाए बगैर अगवा करने के मलाहिल आसान नहीं हुआ करते। मेरी दानिश में इस मुहिम में ज्यादा से ज्यादा नफरी की मौजूदगी जरूरी थी ताकि अपना मकसद हासिल करने के बाद हमें वापसी में किसी दुश्वारी का सामना न करना पड़े। सुल्तान शाह की शमूलियत से हमारी नफरी में और कुछ नहीं तो एक दलेर शख्स का इजाफा हो गया था। हम दोनों लिबास की हद तक पहले ही तैयार थे क्योंकि मेजर गौस के दफ्तर से वापसी के बाद हमने लिबास तब्दील नहीं किए थे। हथियारों के इंतखाब में से सबसे पहले अहमियत बीमगन की थी। दूसरा दर्जा ब्लैक हाक की इस बेआवाज रिवाल्वर को हासिल था जो मैंने उसकी ख्वाबगाह से हासिल किया था। मुझे तवक्का थी कि हमें जरूरत का दूसरा सामान स्पेशल टास्क फोर्स वालों से आसानी से मिल सकेगा। अव्वल खान की तरफ से कोई इतला आने से पहले ही जहांगीर का फोन आ गया। इस वक्त तक सुल्तान शाह ने तीनों फोन ड्राइंग रूम से अलग करके इनकी जगहों पर पहुंचा दिए थे। जहांगीर की कॉल वीरा ने वसूल की और मुझे बताया कि वो सख्त परेशानी के आलम में मुझसे बात करने का ख्वाहिशमंद था। कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी आवाज सुनते ही जहांगीर ने भराई हुई आवाज में बोलना शुरू कर दिया। मालूम होता है कि मेरे सितारे ही गर्दश में आ गए। चंद रोज भी मसनूई सुकून से नहीं गुजरने पाते कि कोई नया चक्कर शुरू हो जाता है या फिर नागहानी मुसीबतें नाजल होने लगती। कुछ बताओगे भी या किसी जवान बेवा की तरह बस बहन करते रहोगे? मैंने कहा। फ्लैट में एक बेहोश आदमी मौजूद है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इसका क्या किया जाए। इसकी आवाज से शदीद उलझन और परेशानी मुतरशिद थी। खिड़की खोलकर इसे नीचे फेंक दूं? मैंने गुस्सीली आवाज में कहा। वो कौन है और कहां से आया था? उसका चेहरा मेरे लिए अजनबी है। वो दरवाजे से आया था और आते ही उसने मेरे ऊपर पिस्तौल तान लिया था। पता नहीं अव्वल खान के आदमी नीचे क्या कर रहे हैं। ये ना भूलो कि अव्वल खान के आदमी कैप्तान नहीं है। तुम्हारी बिल्डिंग में कम से कम 15-20 फ्लैट जरूर रहे होंगे। हर आने वाले की पेशानी पर लिखा हुआ नहीं होता कि वो किस फ्लैट में जा रहा है। उसने फौरन मेरी बात काट दी। फिर ऐसा करो कि इन्हें मेरे घर ही भेज दो। वो दरवाजे के साथ वाले कमरे में आसानी से रह सकते हैं। इस कमरे का एक दरवाजा बैरूनी राहदारी में भी खुलता है। वो हम लोगों के घर में मुखल हुए बगैर आजादी से कहीं भी आ जा सकेंगे। फिर तुम ये कहना कि वही तुम्हारा सर अपनी गोद में रखकर तुम्हें लोरी सुनाए ताकि तुम्हें नींद आ सके। जहांगीर, खुदा के लिए कुछ अकल की बातें करो। इतने बुजदिल तो तुम कभी नहीं थे। मैं अब बुजदिल नहीं हूं, लेकिन शादीशुदा हो क्यों? उसने वो फिक्रा इतनी बेसाख्तगी से कहा कि मैं अपनी बेआवाज मुस्कुराहट पर काबू नहीं रख सका। तुम बेतुकी बातें कर रहे हो। तुमने ये नहीं बताया कि वो बेहोश कैसे हुआ। वो बेहोशी की हालत में चलता हुआ तो नहीं आया होगा। वो तुमसे क्या चाह रहा था? सलमा ने पीछे से उसके सर पर बेलन मारकर उसे बेहोश किया है। उसने घर में घुसते ही पिस्तौल निकालकर मेरे ऊपर
और हाथ उठवाए और फिर मुझे ड्राइंग रूम में ले आया। वो मुझसे फ्लैट में मौजूद दूसरे लोगों के बारे में पूछ रहा था कि सलमा ने किचन से ये मंजर देख लिया। वो इस वक्त रोटी पका रही थी। वो बेलन लेकर पंजों के बल चलती हुई उसके सर पर पहुंची और बेलन दे मारा। वो कालीन पर गिरते ही बेहोश हो गया। मेरे लिए सलमा का वो कारनामा हैरतअंगेज था। वो इन औरतों में सी थी जो जरा सा भी खतरा देखकर बदहवास हो जाती हैं और कोई मदद करने के बजाय खुद एक मसला बन जाती हैं। मैंने जहांगीर को मशवरा देते हुए कहा कि फिलहाल तुम इसके हाथ पैर मजबूती से बांधकर मुंह में कपड़ा ठोसो और इसे किसी बाथरूम में मुंतकिल कर दो। मैं कोशिश करता हूँ कि एसटीएफ वाले इसे जल्द अज जल्द तुम्हारे घर से निकाल ले जाए, और अगर इसी दौरान में उसका कोई दूसरा साथी उसे तलाश करता हुआ आ गया तो क्या होगा? हम दोनों बार बार ऐसे मुआवजे नहीं दिखा सकते कि निहत्थे होते हुए भी एक मुसल्ला आदमी को जेर कर लें। जहांगीर की वो बात माकूल थी। मैंने लम्हा भर के लिए सोचा, फिर कहा, कोई भी आ जाए तो मैं शनाख्त किए बगैर दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं। मैं कोशिश करता हूँ कि एसटीएफ वाले जल्द अज जल्द तुम्हारे पास पहुंचे। ये दिन का वक्त है, कोई भी मुश्तबा आदमी दिन दहाड़े तुम्हारा दरवाजा तोड़ने का खतरा मोल नहीं लेगा। फ्लैटों में रहने का यही एक फायदा होता है कि जरा सी भी गड़बड़ हो तो पास पड़ोस वाले चौकन्ना हो जाते हैं। ये अच्छी बात है कि सलमा ने वहां आबाद होते ही अपने पड़ोसियों से मेलजोल का सिलसिला शुरू कर रखा है। तुम खुद ही इधर क्यों नहीं आ जाते? उसकी आवाज में उलझन थी। आते हुए तुम उन दोनों को भी अपने साथ ला सकते हो जो मेरे फ्लैट की हिफाजत कर रहे हैं। जहांगीर का वो सवाल मंतकी था, मगर मैं उसे ये नहीं बता सकता था कि मैं इस वक्त ट्रांसमीटर पर अव्वल खान के किसी अहम पैगाम का इंतजार कर रहा था और मुझे किसी भी लम्हे एक अहम मिशन पर रवाना होना था। वैसे तो मैं ट्रांसमीटर भी अपने साथ ले जा सकता था, लेकिन राह चलते हुए इशारा मौसूल होने लगता तो मैं अव्वल खान की कॉल का जवाब नहीं दे सकता था। इस वक्त वो दोनों मसले बहुत आम थे। सखी मुराद के मामले को पसे पुश्त डाला जा सकता था, ना जहांगीर की सलामती का कोई खतरा मोल लिया जा सकता था। मैंने उसे चंद सानियों तक इंतजार करने के लिए कहा और फिर सुल्तान शाह को बुला लिया। मेरे फ्लैट से हिले बगैर जहांगीर का मसला हल करने की वो तजवीज अचानक ही मेरे ज़हन में आई थी। हमारी बिल्डिंग के नीचे भी स्पेशल टास्क फोर्स के 2 आदमी मामूर थे। वो हम चारों की सूरत आशना थे और सुल्तान शाह उनसे वाकिफ था। अगर वो नीचे जाकर इनको जहांगीर के फ्लैट में गड़बड़ की खबर दे आता तो वो चंद सानियों में वहां पहुंचकर अपने दोनों साथियों को जहांगीर के फ्लैट पर भेज सकते थे। सुल्तान शाह ने मेरी बात सुनते ही सूरत-ए-हाल का पूरा इदराक कर लिया और एक लम्हे की भी ताखीर के बगैर फ्लैट से दौड़ लगा दी। मुझे इत्मीनान हो गया कि मैंने इस मसले का कोई फौरी हल तलाश कर लिया था। मेरे लिए वाकया हैरान कुन था। थोड़ी देर पहले जहांगीर के मकान के आसपास एक मुश्तबा आशिक मिजाज नौजवान के पकड़ जाने की इत्तला मिली थी। मुझे मुकम्मल यकीन था कि वही शख्स जहांगीर की परेशानी का सबब बन रहा होगा, लेकिन उसके गायब होने के बाद जहांगीर के घर पर किसी और शख्स की कार्रवाई मेरी समझ से बाहर थी। खास बात यह थी कि सलमा के बेलन से बेहोश होने वाला वो शख्स नहीं था जिसे देखकर जहांगीर परेशान होता रहा था। उसने खुद कहा था कि बेहोश होने वाला उसके लिए अजनबी था। वो कौन हो सकता था और किस मकसद से जहांगीर के घर में घुसा था, ये 2 सवाल बहुत अहम थे और मेरे ज़हन में बुरी तरह चुभ रहे थे। इन दिनों शहर के हालात खराब जरूर थे, लेकिन इतने भी खराब नहीं थे कि क्लिफ्टन जैसे मुतअव्विल इलाके के महफूज फ्लैटों में दिन दहाड़े लोग घुसने लगे हों। आने वाला चोरी या डकैती की नीयत से वहां दाखिल हुआ होता तो जहांगीर के हाथ उठवाने के बजाय सबसे पहले उसे बेहोश करने की कोशिश करता ताकि उसे किसी के मुदाखलत का बगैर फ्लैट का सफाया करने का मौका मिल सके। सुल्तान शाह चंद मिनट में वापस लौटा। इस वक्त तक मैंने वीरा या गजाला को जहांगीर के फ्लैट पर पेश आने वाले वाकये के बारे में कुछ नहीं बताया था, लेकिन सुल्तान शाह ने वापस आकर उस बारे में बात करनी शुरू की तो वो दोनों भी हैरान नजर आने लगी। गजाला को हैरत थी कि सलमा ने गैर मुतवक्का बेखौफी का मुजाहरा करते हुए एक बड़े खतरे को टाल दिया था। इस वक्त तक ये नहीं कहा जा सकता था कि जहांगीर मेरे ही सिलसिले में किसी अताब में आया था या वो नाकाम वारदात किसी और सिलसिले की कोई कड़ी थी। बातें करते करते मुझे अचानक याद आया कि मैंने जहांगीर से चंद मिनट बाद फोन करने का वादा किया था। मैंने नंबर मिलाया तो इस बार सलमा ने फोन उठाया। इसकी आवाज ही से शदीद बौखलाहट का इजहार हो रहा था। तुम अभी तक फोन कर रहे हो? वो मेरी आवाज पहचान कर रूहानी आवाज में गिला करने लगी। मैं तो समझ रही थी कि तुम जहांगीर का पैगाम सुनते ही इधर दौड़ लगा दोगे। मैंने उसकी बात काट कर दिलासा देते हुए कहा, फिक्र मत करो, चंद मिनट में 2 आदमी तुम्हारे घर पहुंचने वाले हैं, वो सब कुछ संभाल लेंगे। मैंने यही बताने के लिए फोन किया है। जहांगीर ने कहा था कि बेहोश होने वाला उसके लिए अजनबी है। तुम्हें मालूम है कि 2 रोज से नजर आने वाला मुश्तबा आदमी आज भी नजर आया था या नहीं? जरा जहांगीर से पूछकर बता दो। वो कई बार पर्दे हटाकर झांक चुके थे, लेकिन इसका कहीं पता नहीं था। वो दफा हुआ तो आज दूसरा घर ही में घुस आया। मालूम होता है कि पूरे शहर में जहांगीर के दुश्मन ही दुश्मन भरे हुए हैं। तुम भूल रही हो कि हम लोग भी इसी शहर में रहते हैं और जहांगीर के दुश्मन नहीं है। मैंने उसकी परेशानी कम करने के लिए शगुफ्ता लहजा में उसे याद दिला। तुम अपने चक्रों में खिरे रहते हो। तुम्हें इतना वक्त ही कहाँ मिलता है कि दूसरों की खबर ले सको। फिक्र मत करो, चंद रोज के बाद फुर्सत ही फुर्सत होगी और तुम दिन रात हम लोगों की सूरतें देख देख कर बेजार हो जाओगी। ये परेशानियां अब अपनी आखिरी सांसों पर हैं, इनसे छुटकारा मिलने ही वाला है। शायद कोई आया है। उसकी भराई हुई आवाज के पस मंजर में मुझे डोर बेल की आवाज भी सुनाई दी थी। कदर तवक्कुफ के बाद सलमा सरगोशियाना लहजे में बोली, फोन बंद न करना, जहांगीर देख लें कि कौन आया है। इसी वक्त मेरे ऑपरेटर्स पर कॉल का इशारा मौसूल होने लगा। मैंने रिसीवर गजाला को थमाया और जल्दी से ऑपरेटर्स उठाकर ऑन कर लिया। इस पर अव्वल खान की आवाज आ रही थी, जल्दी आ जाओ, मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इस गैर रस्मी गुफ्तगू में फिक्रा अपनी जगह मुकम्मल था।
इसलिए अव्वल खान ने काल मुझे ओवर करने की जरूरत महसूस नहीं की थी। हमारे हैं, लेकिन एक बुरी खबर के साथ जहांगीर के घर में एक मुसल्ला आदमी घुस आया था। ये कब का किस्सा है? अव्वल खान वो खबर सुनकर चौंक पड़ा था। थोड़ी देर पहले की बात है, ये कहकर मैंने उसे पूरा किस्सा सुना दिया। मेरे आदमी पहुंच गए हैं तो फिक्र करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये वाकया तशवीशनाक है, इसे भी देखना पड़ेगा। फिलहाल तुम जल्दी से आ जाओ, मैं दिन के उजाले ही में ये किस्सा निपटाना चाह रहा हूँ। बस हम आ रहे हैं। मैंने ऑपरेटर साफ करके अपनी जेब में डाल दिया। गजाला इस वक्त भी फोन पर मसरूफ थी। उसने दूसरी तरफ की बात सुनते हुए माउथ पीस पर हाथ रखकर बताया कि अव्वल खान के दोनों आदमी जहांगीर के घर पहुंच चुके थे। मैंने फिजा में हाथ लहराकर उसे अलविदा कहा और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। नीचे अव्वल खान सिविलियन नंबर प्लेट वाली एक पुरानी कार की ड्राइविंग सीट पर हमारा मुंतजिर था। मेरे लिए वो मंजर गैर मुतवक्का था। मेरा ख्याल था कि वो अपनी दफ्तरी जीप में आदमियों को साथ लाया होगा। मैं उसके बराबर वाली सीट पर बैठ गया। सुल्तान शाह ने अकबी निशस्त संभाल ली। अकेले और इससे छकड़ा सी गाड़ी में आए हो। मैंने बैठते ही कहा, तुम भूल रहे हो कि हम किसी फर्ज की अदायगी के लिए नहीं बल्कि अगवा बराए तावान की वारदात करने जा रहे हैं। तैयारी भी इसी तरह की गई है। इसने मेरी मायूसी से लुत्फ अंदोज होते हुए कहा, शायद इसलिए भीड़ भाड़ भी नजर नहीं आ रही। सुल्तान शाह ने तबसरा किया, एक तईश पसंद सियासतदान को अगवा करने के लिए हम तीन ही काफी हैं। वो बोला, तईश पसंद सियासतदान नहीं, रास अलवैडा का मुआवन को। मैंने उसकी तस्वीर करते हुए कहा, और फिर वो अकेला नहीं है, उसकी रखेल के घर में मुसल्ला आदमी भी मौजूद है। मेरे 3 आदमी पहले ही वहां पहुंचे हुए, मजीद 2 अफराद रास्ते में होंगे। अब ये 5 सिर्फ बाहर पहरा देंगे और हमें कवर फराम करेंगे। अंदर जाने की राह हम खुद तलाश करेंगे। इस बारे में तुमने क्या सोचा है? मैंने आहिस्ता से पूछा। कुछ भी नहीं, घर का चक्कर लगाने के बाद कुछ सोचा जाएगा। उसने इत्मीनान से कहा। मेरा जी चाहा कि उसे कहूं कि फिर वो खुद खुशी करने के मूड में नजर आ रहे, मगर मैं खामोश रहा। वो एक मुहिम की रहनुमाई अपने सर ले रहा था। ऐसे मौका पर मैं उसकी हौसला शिकनी नहीं करना चाहता था। क्वींस रोड एक पुरसकून रहायशी इलाका है। मैंने कुछ देर की खामोशी के बाद कहा, वहां बड़े मकानात में साहिब सरवत लोग रहते हैं। मेरा अंदाजा है कि हम सखी मुराद के मुलाकातियों के रूप में जाएं तो हमें आसानी से अंदर तक रसाई मिल जाएगी। इसके आदमी को मुजाहमत नहीं करेंगे। तुम ठीक कह रहे हो, वो सर हिलाते हुए बोला। वो किसी बंद कमरे में पड़ा हुआ होगा। उसके आदमियों को इससे राब्ता करने में देर लगेगी। हो सकता है कि वो हमें ड्राइंग रूम में बिठा लें, वहीं से हम अपना खेल शुरू कर देंगे। सुल्तान शाह ने लुकमा दिया। बात तय हो गई। गाड़ी में खामोशी छा गई। मैंने अपने लिए सिगरेट सुलगा ली। PIDC वाले बालाए जमीन रेलवे पुल को अबूर करने के बाद अव्वल खान ने गाड़ी दाहिनी तरफ मोड़ ली। चंद सानियों बाद हम पुरसकून रहायशी इलाके की कुशादा सड़कों पर थे। मतलूबा मकान के सामने से गुजरते हुए अव्वल खान ने कार की रफ्तार धीमी कर ली। उसकी मुतजस्सिसाना नजरें सड़क के साथ ही गिरदोपेश का जायजा भी ले रही थी। शायद उसे अपने आदमियों की तलाश थी। वो मकान के सामने से गुजरकर काफी आगे तक निकलता चला गया। फिर उसने गाड़ी वापस घुमा ली और दोबारा उसी तरफ चल पड़ा जिधर से होकर वहां तक आया था। इस बार अव्वल खान के 2 आदमियों ने अपनी पुशीदा कमीनगाहों से निकलकर उसे गैर महसूस इशारों में तसल्ली बख्श सूरत-ए-हाल की खबर दी। अव्वल खान के चेहरे पर इत्मीनान फैल गया। उसने अपनी गाड़ी मोड़कर मतलूबा मकान के फाटक के सामने रोक दी और हार्न बजाया। चलने बाद चौबी फाटक चिरचिराहट की तेज आवाज के साथ कतरे खुले और इनके दरमियान से एक चुस्त और तवाना नौजवान निकलकर उलझे उलझे अंदाज में अव्वल खान की तरफ बढ़ा। मेरी उकाबी नजरें उसका गहरा जायजा ले रही थी। बज़ाहिर उसके जिस्म पर कोई हथियार नहीं सजा हुआ था, लेकिन उसकी कमीज की लटकती हुई दाहिनी जेब ऐलान कर रही थी कि वो निहत्था नहीं था। वह अपनी उम्र और वज़ाकता से चौकीदार नहीं लग रहा था। मेरा ख्याल था कि वो सखी मुराद के मुहावजों में से एक था जो अपने मालिक की ऐश कोशी के लम्हात में फाटक से लगकर अपना फर्ज अंजाम दे रहा था। फाटक खोलो, सखी मुराद से मिलना है। उसके करीब आने पर अव्वल खान ने खुश्क और खुरदरे लहजा में कहा, साहब इधर नहीं रहता। उसने हिचकिचाते हुए कहा। साफ नजर आ रहा था कि वो अव्वल खान के ताकमाना लहजे से मारूब हो चुका था। मुझे मालूम है, अव्वल खान ने बिगड़ कर कहा, मगर उसने खुद मुझे जहां बुलाया, जाकर उसे बता दो कि रईस गुलाम अली उससे मिलने आया है। वो मेहमान को बुलाकर बेइज्जती करता है तो मैं चला जाऊंगा। साहब मुझे नहीं मालूम था कि उसने तुमको बुलाया। वो गियाते हुए बोला, तुम गाड़ी अंदर लेकर चलो, मैं इससे खबर करता हूँ। वैसे साईं वो इधर किसी से नहीं मिलता। हम में से किसी को सखी मुराद के मामूलात से कोई दिलचस्पी नहीं थी। हमारे लिए इतना काफी था कि उसने फौरन ही फाटक खोल दिया था। अव्वल खान ने बेनियाजी से गाड़ी यूं आहते में बढ़ाई जैसे वो खुद इसी का घर हो। मैंने देखा कि बगली पोर्च के साये में सखी मुराद की पजीरो मौजूद थी। इससे ज्यादा अहम बात यह थी कि खुले हुए फाटक के करीब एक मुसल्ला मुहाफिज मौजूद था। एक कलाशिनकोफ उसकी छाने से लटकी हुई थी, दूसरी उसके हाथ में थी। शायद फाटक खोलने वाले ने बाहर जाने से पहले अपनी कलाशिनकोफ भी उसे थमा दी थी। दोहरे हथियारों वाला हमारी गाड़ी के पीछे पीछे आया। उसके साथी ने भी फाटक बंद करके दौड़ लगाई तो मेरा दिल बाग बाग हो गया। इन दोनों की आमद से जाहिर हो रहा था कि फाटक पर इंटरकॉम की सहूलत मौजूद नहीं थी। वो अंदर जाकर ही अपने मालिक की मर्जी मालूम कर सकते थे। जल्दी उतरो, ये कहकर मैं कार से नीचे आ गया। दोनों ने मेरी तकलीद की। दोहरे हथियार वाले ने अपने साथी की कलाशिनकोफ उसे रास्ते ही में लौटा दी, जिसने अपने छाने से लटका ली। इनमें से एक हमारे करीब ठहर गया, दूसरा मेरे करीब से गुजरा ही था कि मैंने उसकी कलाशिनकोफ के नाल पकड़कर एक तेज झटके से उसे उसके बाजू से निकाल लिया। मैंने वो कार्रवाई बिजली की सी तेजी से की थी, मगर दूसरे ने फौरन ही अपनी राइफल के दस्ते पर हाथ डाल दिया था। इससे आगे उसे कोई मोहलत नहीं मिल सकी। अव्वल खान हरकत में आया और उसका आईनी मुक्का इतनी ताकत से उसकी कनपट्टी पर पड़ा कि वो तेवरा कर वहीं ढेर हो गया। अव्वल खान ने उसकी कलाशिनकोफ पर कब्जा कर लिया।
लम्हा बर्बाद हम चारों इस तरह खड़े हुए थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जरा भी आवाज निकाली तो बदन छलनी कर दूंगा। मैंने अपने शिकार के पेट में उसकी कलशनकोफ की नाल चुभाते हुए कहा। फिर सुल्तान शाह को हदायत दी, इसकी कमीज की दाहिनी जेब वजनी है, जरा इसे भी खाली कर दो, अब यही हमको सखी मुराद तक ले जाएगा। सुल्तान शाह ने बढ़ के उसकी जेब से छोटे बोर का भरा हुआ रिवाल्वर निकाल लिया। बिल्कुल निहत्था रह जाने पर उसका चेहरा खौफ से जर्द पड़ गया और वो अपने होठों पर जुबान फेरने लगा। अंदर चलकर ड्राइवर को बुलाओ। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर सर्द आवाज में कहा, हम किसी को नहीं मारना चाहते, हमारा मामला तुम्हारे साहब से है, जो दरमियान में आएगा मारा जाएगा। मजबूरी में हम लोग खून खराबे से भी नहीं घबराते। वो अंदर सोया पड़ा होगा, उसने खिलाते हुए कहा। अंदर और कौन है? मैंने उसे कलशनकोफ की नाल से धमकाते हुए कहा। बस साहब और उसकी औरत है। उसकी आंखें खौफ से फैल चुकी थी। वो इतलात हौसला अफजा थी। अगर वो झूठ नहीं बोल रहा था तो हम मार का तकरीबन सर कर चुके थे। उसने हमारे लिए ड्राइंग रूम का दरवाजा खोला और हमें किसी के हल्के खराटों का शोर सुनाई देने लगा। सखी मुराद का ड्राइवर किसी मुर्दा बैल की तरह एक सह निशिस्ती सोफे पर चित पड़ा सो रहा था। तुम ज्यादा माहिर हो, मैंने अव्वल खान से कहा, इसकी नींद जरा लंबी कर दो। अव्वल खान ने इस बार भी अपने पेशा वराना महारत का ऐसा भरपूर मुजाहरा किया कि उसका मुक्का लगने के बाद सोए हुए ड्राइवर के बदन ने एक तेज झुरझुरी ली और पहले से ज्यादा पुरस्कून हो गया। अब हमें तुम्हारे साहब से मुलाकात करनी, हमें उसके पास ले चलो। तुम कौन लोग हो? वो गोया आलम सकरात से होश में आते हुए रुंधी हुई आवाज में बोला, तुम साहब के दोस्त नहीं हो, वो मेरा चमड़ा गिरा देगा, मेरे ऊपर रहम करो। हम तुम्हारे साहब को ऐसी जगह ले जा रहे हैं जहां उसे इसकी पसंद की हर चीज मिलेगी। हमें 2 करोड़ रुपए की जरूरत है, वो मिलेंगे तो तुम्हें तुम्हारा साहब वापस मिल जाएगा। शाबाश, अब जल्दी से चल पड़ो, देर मत करो। हमारा वक्त बर्बाद करोगे तो तुम्हारा हश्र भी अपने साथियों जैसा होगा। तुम्हारे साहब को हम खुद ढूंढ लेंगे। हमारे इल्म में है कि वो शराब पीकर औरत के कमरे में पड़ा हुआ होगा। वो अपने जाहिरी जुस्से के बावजूद बहुत बोधा और बेहिम्मत साबित हुआ। उसने रोते और गिड़गिड़ाते हुए अव्वल खान के पैरों में गिरने की कोशिश की, मगर अव्वल खान ने उसे बालों से घसीट कर कदमों पर खड़ा कर दिया। इस दौरान में सुल्तान शाह एक तरफ रखे हुए फोन का जायजा लेकर मुतमईन हो चुका था कि अव्वल खान के एडवांस दस्ते ने हमारे पहुंचने से पहले तार काट कर उसे नाकारा कर दिया था। इसे आवाज ऊंची न करने का हुक्म पहले ही दिया जा चुका था। उसके पसलियों में 2 मुक्के लगे तो वो बस तिलमिला कर रह गया और फिर किसी हमला औरत की तरह धीरे धीरे मकान के अंदरूनी हिस्से की तरफ चल दिया। एक बंद दरवाजे के सामने रुककर उसने रहम तलब नजरों से हमारी तरफ देखा। 3 सफाक चेहरे, 2 कलाशनकोफें, एक मुहिब बेआवाज रिवाल्वर उसकी तरफ निगरान थे। उसने कांपते हुए हाथ से बंद दरवाजे के चौबी पट पर हल्की सी दस्तक दी। कौन है? अंदर से एक बरहम और मुतरन्नम निस्वानी आवाज सुना दी। साहब को भेजो, इसका मुलाकात आया है। मुहाफिज की आवाज से यतीमी बरस रही थी। दफा हो जाओ, साहब सो रहा है, वो यहाँ किसी से नहीं मिलेगा। अंदर वाली लड़की या औरत गुस्से में आपे से बाहर होकर चीखने लगी। सुल्तान शाह के तेवर बिगड़ गए। उसने पूरी कुव्वत से दरवाजे पर लात रसीद की। दरवाजा अंदर से बुलेट नहीं था। वो इतनी तेजी से और इतनी दूर तक अंदर गया कि चौखट में लगे हुए आईनी कब्जों की कीलें तक चिचरा कर कदरे बाहर निकल आई। वो बहुत खुश शक्ल और सुबह का अंदाम लड़की थी। गुस्से की सुर्खी से खौफ की जर्दी में ढलते हुए रंगों ने उसके चेहरे का फसूं कुछ और ही बढ़ा दिया था। उसके बदन पर नाकाफी लिबास था। उसने बेसाख्ता एक चादर अपने बदन पर खींच ली और मसहरी के सराहने पर सिमट गई। हथियार बदस्त अजनबी चेहरों को अपनी खलवत कदे में दरानावार दाखिल होते देखकर वो बुरी तरह दहशत ज़दा हो गई थी और उसका बदन कांपने लगा था। दरवाजा खुलने का तेज धमाका सुनकर मसहरी पर मौजूद मर्द भी उठ गया था। वो अधेड़ उम्र का खूबरू शख्स था। शराब के खुमार में डूबी हुई बड़ी बड़ी आंखों की सुर्खी ने उसकी मर्दाना वजाहत में कोई काबिल कदर इजाफा नहीं किया था। उसका बगैर भी वो खासा वजीह होता। क्या है? वो मसहरी पर बैठे बैठे कुछ न समझने वाले अंदाज में था। ये क्या हो रहा है? नाटक हो रहा है। सुल्तान शाह ने उसकी कनपट्टी पर रिवाल्वर के नाल रखकर कहा। सर्दलोहे के लम्स को उसने मदहोशी के आलम में भी पहचान लिया था और किसी के कुछ कहने सुनने से पहले बैठते ही बैठते अपने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। लड़की ने वो मंजर देखा और शायद सखी मुराद की कनपट्टी से बहते हुए गरम गरम और जिंदा लहू का तस्वुर करके एक घुटी घुटी चीख मारी और बेहोश होगी। तुम जो चाहते हो वो ले जाओ, लेकिन लड़की को हाथ न लगाना। सखी मुराद ने बहकी बहकी गुंजीली आवाज में कहा। मैं वादा करता हूं कि पुलिस का खबर नहीं करूंगा। मैंने सर की जुम्बश से इशारा दिया। सुल्तान शाह ने फुर्ती से रिवाल्वर फिजा में उछालकर उसकी फूली हुई बेआवाज नाल अपनी गिरफ्त में ले ली और रिवाल्वर का भारी दस्ता सखी मुराद की कनपट्टी पर रसीद कर दिया। उस ग्रांडियल इफरीत ने अंधों की तरह फिजा में हाथ लहराए और फिर बिस्तर ही पर लुढ़का। ठीक इसीलिए अव्वल खान ने अपने करीब खड़े हुए मुहाफिज को गहरी बेहोशी की सनसनाती हुई दलदलों में गर्क कर दिया था। चादर में लिपटी हुई लड़की पहले ही बैठे बैठे बेहोश हो चुकी थी। वो एक अजीबो गरीब तजर्बा था। हम कुल 3 नफूस थे, मगर हमने कोई गोली चलाए बगैर अपनी मर्जी के इन मुताबिक सबको बेहोश कर दिया था। मैं सखी मुराद को बाहर ले जाने में सुल्तान शाह की मदद करनी चाहता था, लेकिन उस वजनी जिस्म को हाथ पैरों से लटकाकर दूर तक ले जाना बहुत दुश्वार था। सुल्तान शाह ने हम दोनों की मदद से उससे अपने शाने पर लादा और तवाजुन दुरुस्त करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता बाहर चल दिया। अव्वल खान मालिक गनीमत में हाथ आए हुए हथियारों से
कभी दस्तबरदार नहीं होता था। उसने दोनों कलाशनकोफें और छोटे बोर का रिवाल्वर गाड़ी की डिक्की में डाल दिया। सुल्तान शाह हमारे बाद बाहर आया तो सखी मुराद के बेहोश वजूद को पिछली नशिस्त और पायदान पर डाल दिया। क्या बहुत भारी और लंबा चौड़ा है? सुल्तान शाह तकरीबन हाँफते हुए बोला। गुनाहों का बोझ ज्यादा है, अव्वल खान ने कहा। 1-2 रोज में हल्का हो जाएगा। फाटक खोलकर गाड़ी बाहर निकाल ली गई। सुल्तान शाह ने फाटक के पट्ट मिलाए और पिछली सीट पर बैठ गया। अव्वल खान ने अपना हाथ खिड़की से बाहर निकालकर फिजा में बुलंद किया तो मैंने समझ लिया कि अपने आदमियों को किसी किस्म का इशारा कर रहा था। हमारा वापसी का सफर शुरू हो चुका था। मुझे यकीन था कि सखी मुराद के अगवा की खबर है पूरे शहर तो क्या मुल्क भर में हलचल मचा देगी। ये बहुत ज्यादा नशे में है। मेरा ख्याल है कि आज यह सीधी बात नहीं करेगा। अव्वल खान ने राय जाहिर की, ये काम कल के लिए मुलतवी कर दिया जाए तो ज्यादा मुनासिब होगा। कौश में आने तक इसका सारा नशा हिरन हो चुका होगा। इसे अपने हिफाजती निजाम और शायद साख पर इतना घमंड था कि इसने अपने कमरे का दरवाजा बुलेट करने की जरूरत भी महसूस नहीं की थी। ये तुम्हारी तजवीज का कमाल था, अव्वल खान ने कहा। हम जबरदस्ती के मेहमान बनकर ना जाते तो हमें इतनी खामोशी से इसके स्तर पर पहुंचने का मौका नहीं मिल सकता था। इसके मुहाफिज फाटक पर ही मुजाहमत शुरू कर दी थी। एक आध गोली चलती और सखी मुराद भड़क जाता। गोली की आवाज तो ऐसी भयानक होती कि इससे शराबी आदमी क्या वैशी हैवान तक वैसे ज़दा होकर मीलों दूर तक भागते चले जाते हैं। वक्त और मौका मुयसर हो तो मैं सोचे समझे बगैर कदम उठाने से गुरेज करता हूँ। इसलिए तुमसे थोड़ी सी छेड़छाड़ कर ली थी, वरना वही किया जाता जो तुमने सोचा हुआ था। मैं तुम्हें यही तो बता रहा हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं सोचा था। उसने जोर देकर कहा। मेरे लाशौर में यह बात जम कर रह गई थी कि सखी मुराद मेरे हाथ नहीं आ सकेगा। हंगामा होगा तो वो बदनामी से बचने के लिए वहां से किसी न किसी तरह निकल भागेगा और मेरे आदमी कहीं ना कहीं उसे घेर कर पकड़ लेंगे। ओह, मैं हंस पड़ा। इसीलिए तुमने अंदर के बजाय बाहर के इंतजामात पर बहुत ज्यादा जोर दिया हुआ था। इसे खौफजदा करके बाहर निकालने और फिर घेरने में बात पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल जाती। अब इसका मुहाफिज होश में आकर 2 करोड़ रुपए तावान की कहानी सुनाएगा तो उसके खैर खा इस खबर को पूरी तरह दबाने की कोशिश करेंगे। सब जानते हैं कि तावान के लिए अगवा करने वाले पैगामात और खबरों की राजदारी के सिलसिले में बहुत ही सास होते हैं। राजदारी बरकरार न रखी जाए तो वो मकवी को मार भी देते हैं। तुम चाहो तो मैं तुम्हें घर पर उतार दूं। तुम कल मेरे पास आ सकते हो। नहीं, शिकार हाथ आ जाने के बाद अब मैं इस खेल का अंजाम भी देखना चाहता हूँ।